फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूनिक एडुकेयर चैनल। आज हम साइंस वन कंटिन्यू करने वाले हैं फ्रेंड्स, और आज का हमारा टॉपिक्स होगा मास एंड वेट। इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफाइन मास, डिफाइन वेट एंड ऑल्सो टू डिस्टिंग्विश मास एंड वेट। फ्रेंड्स, अगर एक किसी पर्सन का वेट अगर 75 kg है, तो क्या वाकई में उसका वेट 75 kg है कि उसका मास 75 kg है? अगर मास 75 kg है तो हम उसका वेट कैसे फाइंड करेंगे? दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक टुडे वी आर गोइंग टू कवर, दैट इज फ्री फॉल। तो फ्री फॉल में ट्रू फ्री फॉल क्या होगा, इन व्हाट आर द कंडीशंस for the true free fall to take place, that we are going to learn today. So friends, moving on to next topic, mass and weight. Mass and weight. So first of all, mass. Mass is the amount of matter present in the object. So students, mass is the amount of matter. Amount of matter means एक ऑब्जेक्ट में, जो ऑब्जेक्ट किसी चीज़ से बनती है, वो चीज़ कितनी इस्तेमाल की गई है, दैट इज़ कॉल्ड एज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। सो नाउ द एसआई यूनिट ऑफ मास इज kg. एसआई यूनिट ऑफ मास इज kg. सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द मास. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द मास. अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाएगा तो आप ऐसे कहेंगे, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट. एंड व्हाट इज इट? एसआई यूनिट. एसआई यूनिट इज द ऑफ मास इज kg. एंड वन मोर थिंग इज दैट मास इज अ scalar quantity. Now what do you mean by scalar quantity? Those quantities which does not have direction and which has only magnitude. जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है. मैग्नीट्यूड मतलब फ्रेंड्स उसकी वैल्यू, जैसे मास 2 किलो, 5 kg, 10 kg, ऐसे हम डिस्क्राइब करते हैं. तो दैट इज़ द मैग्नीट्यूड. तो हियर इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, इट डजेंट हैव एनी डायरेक्शन. हमें 2 किलो और 10 किलो बताने के लिए हमें इसकी डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती. देयरफॉर मास इज़ द स्केलर क्वांटिटी. नेक्स्ट, इट्स वैल्यू इज़ सेम एवरीवेयर. उसकी वैल्यू जो होती है मास की, हर जगह पे सेम होती है फ्रेंड्स. हर जगह पे मतलब कल हमने देखा इक्वेटर और पोल्स. इक्वेटर पे अगर आप मास मेजर करोगे तो भी उतना ही होगा, और पोल्स पे अगर आप मास मेजर करोगे तो भी उतना ही होगा, क्योंकि मैटर जो होता है वो कम या ज़्यादा नहीं होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डस्टर जो है, सपोज इक्वेटर पे एक डस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं और वह आप पोल पे लेके गए, तो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स कि वो डस्टर में से कुछ वुडन पार्टिकल्स लेते जाते समय गिर गई होगी या निकल गई होगी, या उसमें कोई ऐड हो गया होगा? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स. आपका डस्टर जिस तरह से इक्वेटर पे था उसी तरह से पोल्स पे भी होगा, क्योंकि आपने उसे सावधानीपूर्वक आप लेके गए थे. लेकिन फ्रेंड्स, एक डस्टर हम 2 साल इस्तेमाल करने के बाद में वो शायद उसका कोना जो है फ्रेंड्स वो घिस सकता है. तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट उसका मास जो है शायद कम हुआ है, पर अगर वह सही तरीके से इस्तेमाल करे फ्रेंड्स तो उसका मास कम नहीं होगा, क्योंकि मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर. डस्टर आपका वुडन पार्टिकल से बना हुआ है. अगर वुडन डस्टर अगर आप ध्यान से इस्तेमाल करोगे तो उसका वुडन पार्टिकल्स नहीं निकलेगा, और नहीं निकलेगा मतलब उसका मास जो है कंजर्व्ड है फ्रेंड्स. कंजर्व मतलब सेम और कांस्टेंट. सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज इवन व्हेन वी गो टू अनदर प्लैनेट. फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट जो है, सपोज ऑब्जेक्ट हमने डस्टर लिया था फ्रेंड्स. डस्टर जो है हमारा मैक्सिमम 100 ग्राम्स का होगा या 200 ग्राम्स का होगा फ्रेंड्स. तो वह अगर डस्टर जो है, हमने तो फ़िलहाल अभी इक्वेटर पे बात की थी, वह डस्टर इक्वेटर पे 200 ग्राम मेजर किया था, लेकिन वही डस्टर अगर आप पोल्स पे लेके गए तो भी आपका 200 ग्राम्स था. तो उसका वेट जो है पोल्स पे 200
एंड समथिंग होगा फ्रेंड्स, 200 पॉइंट मे बी 53 या 73 ऐसे होगा फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वेट जो होता है फ्रेंड्स, वेट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम मास। लेकिन मैं अगर वो डस्टर के पार्टिकल्स के बारे में बात करूँ तो इक्वेटर में भी उतने ही पार्टिकल्स होंगे जितना कि वही डस्टर हमने पोल्स पे लेके जाने के बाद देखा था कि उस पर भी उतने ही पार्टिकल्स होंगे। तो अगर आप देखेंगे कि यही सेम डस्टर अगर आप अनदर प्लैनेट पे लेके गए, सपोज मार्स पे लेके गए या वीनस पे लेके गए, तो वहाँ पर आप देखोगे कि वही डस्टर वहाँ पर भी उतने ही पार्टिकल से बना हुआ है जितना कि अर्थ पे इक्वेटर और पोल्स पे था। सो इसका मतलब फ्रेंड्स यही है कि इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज इवन व्हेन वी गो टू अनदर प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अगर आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में बात करेंगे तो इट इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यस फ्रेंड्स, तो मास इज द, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, मास इज द मेजर ऑफ inertia of an object, measure of inertia of an object friends. So higher the mass, higher is the inertia. तो मास अगर ज़्यादा होगा फ्रेंड्स तो इनर्शिया भी उसका ज़्यादा होगा। सो नाउ मूविंग ऑन टू वेट। वेट के बारे में अगर बात करेंगे तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। तो यह वेट जो है फ्रेंड्स, वेट जो है ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। तो यह एक फोर्स है फ्रेंड, जो धरती जो है किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। दैट फोर्स इज कॉल्ड दैट फोर्स विच एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट या विच अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। एक खिंचाव महसूस होता है ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ आने में, या फिर अगर आप कोई ऑब्जेक्ट स्टूल पे रखते हो या फिर कोई बुक आप स्टूल पे रखते हो तो वो बुक नीचे की तरफ जाने की कोशिश करती है, पर आपका टेबल का जो प्लैंक जो है, प्लाईवुड जो है, उसको नीचे जाने से रोकता है। पर फ्रेंड्स, प्लाईवुड तो उसे रोकता है, पर आपको लगता है कि वो ऑब्जेक्ट नीचे तभी भी जा रहा है या खिंचाव महसूस हो रहा है। यस फ्रेंड्स, तभी भी ऑब्जेक्ट खिंचाव महसूस हो रहा है, बट बिकॉज ऑफ द प्लाईवुड वह नीचे नहीं जा सकता। तो दैट फोर्स जो ऑब्जेक्ट पे महसूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास m। यहाँ पर हम फोर्स फाइंड करेंगे अगर ऑब्जेक्ट का मास अगर m है फ्रेंड्स। अगर एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया है और उसका मास अगर m है, तो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट फोर्स कैन बी रिटन एज वेट। यस फ्रेंड, मैंने अभी कहा कि वेट जो है वह एक फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचता है। तो दैट वेट इज, यहाँ पर सिंबल जो हमने इस्तेमाल किया है वेट के लिए W, एंड वेट इज W इज नथिंग बट अ फोर्स, एंड फोर्स इज नथिंग बट इक्वल टू ma। कल हमने देखा था ma। अब यहाँ पर a के जगह पे हमने g क्यों लिखा? यस फ्रेंड्स, a के जगह पे हमने g लिखा बिकॉज g, स्मॉल g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो ऑब्जेक्ट ऊपर से अगर आप छोड़ते हो और नीचे की तरफ आता है, हम तो उसे नीचे की तरफ फेंके तो नहीं थे टेरेस से, वो खुद ब खुद नीचे गया, और वह जब नीचे गया तो वो एक मोशन में था, उसमें एक्सेलरेशन निर्माण हुई थी। वो एक्सेलरेशन जो है, दैट इज एक्सेलरेशन किस वजह से निर्माण हुई थी? दैट इज बिकॉज ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल्स। सो दैट इज वाई दिस g इज कॉल्ड एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्रेंड्स। और ये हमने कल देखा था g इज इक्वल टू gm अपॉन आर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे यहाँ पर g इज इक्वल टू gm अपॉन आर स्क्वायर, यही इक्वेशन नंबर 6 यहाँ पर लिखा गया है फ्रेंड्स। सो नाउ मूविंग अहेड, वेट बीइंग अ फोर्स। अभी फोर्स और वेट तो यहाँ पर बताया फ्रेंड्स, फोर्स एंड वेट जो है वो सेम है, इट इज़ इक्वल, तो आप ऑब्वियसली उसके यूनिट्स भी सेम होने चाहिए। तो यस, वेट एंड फोर्स हैज सेम यूनिट, दैट इज एसआई यूनिट, एंड दैट इज न्यूटन। तो फोर्स एंड वेट दोनों के एसआई यूनिट क्या है फ्रेंड्स? इट इज न्यूटन। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट लाइन, ऑल्सो द वेट बीइंग अ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी मैंने यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी के बारे में डिस्क्राइब किया था
कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, दोज क्वांटिटीज विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब जो जिसकी सिर्फ वैल्यू होती है। जैसे मास में मैंने कहा था 2 kg, 5 kg, 20 kg, पर यह जो फोर्स जो होता है ना फ्रेंड्स, इसका वैल्यू तो होता ही है, जैसे कि 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, बट ये फोर्स को एक्ट करने के लिए एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। दैट सपोज आप ज़मीन पर खड़े हो फ्रेंड्स, तो आप बताइए आपका डायरेक्शन, फोर्स अप्लाई करने का डायरेक्शन किस तरफ होगा? यस, ऑन द फ्लोर, तो नीचे की तरफ होगा, डैट इज़ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो फोर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू भी होती है 10 न्यूटन, 5 न्यूटन जैसे, और उसको डायरेक्शन भी ज़रूरत होता है फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप घर में हैं और आपके पापा ने आपको कहा कि ये स्टूल हटा दो, तो आपने वह स्टूल उठाकर कहीं ऐसे जगह पे रख दिया कि आपके पापा आपको डांटे, तो आप कहेंगे पापा आपने तो कहा था मुझे सिर्फ स्टूल को हटाने को, तो इसलिए मैंने कहीं पर भी रख दिया, लेकिन आपके पापा आपको डांट रहे हैं क्योंकि आपने कहीं भी रख दिया। लेकिन आपके पापा ने अगर कहा होता कि टुवर्ड्स नॉर्थ, ये सीधे स्टूल टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ जाके दीवार की तरफ चिपके रखना है, तो आपको समझ में आया होता कि स्टूल को हम नॉर्थ की तरफ हम लेके जाके वहीं पर रख देंगे। तो इट मीन्स दैट कोई चीज़ को हटाने के लिए हमें उसे कहाँ पहुँचाना है, और वो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक का जो डायरेक्शन होता है, तो वह डायरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। तो हम देख रहे हैं कि फोर्स और वेट ये दोनों जो है वेक्टर क्वांटिटी है, एंड वेक्टर क्वांटिटी मीन्स इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और अभी बताइए वेट का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पर जो है कहाँ पर होगा? यस, इट इज़ टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्योंकि जब आप वेट करने के लिए वेइंग मशीन पे खड़े रहते हैं फ्रेंड्स, तो आपका वज़न वेइंग मशीन पे गिरता है और वह धरती की सेंटर की तरफ होता है। सो इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। एज द वैल्यू ऑफ जी इज़ नॉट सेम, अभी वैल्यू ऑफ जी इज़ नॉट सेम ये मैंने आपको कल बताया था फ्रेंड्स कि पोल्स पे है, पोल्स जो है सेंटर से नज़दीक होता है, इसलिए वह वहाँ पर जो है वैल्यू ऑफ जी इज़ 9.832 कल हमने देखा, और वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर इज़ 9.77 या 9.78। तो दैट इज़ वाई here it is said that the value of g is not same everywhere. The weight of an object changes from place to place. weight जो होता है फ्रेंड्स जगह जगह पे वह चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल द वेट ऑफ एन डस्टर एट द इक्वेटर इज 200 ग्राम्स फ्रेंड्स, ओके, क्योंकि इक्वेटर जो होता है फ्रेंड्स वह सेंटर की दूरी पे होता है, इसलिए सपोज कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डस्टर इज 200 ग्राम एट इक्वेटर, then what will be the weight of the same object on the poles? yes, पोल की तरफ आप देखेंगे तो पोल जो है सेंटर से नज़दीक होता है और तो ज़्यादा खिंचाव महसूस होगा। इट विल बी हैविंग मोर ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज़ 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कल हमने देखा। तो इस वजह से वेट जो है वह ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा बढ़ जाएगा, दैट मे बी 200.73 या 63 अप्रॉक्सीमेटली, इतना ही बढ़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादा उसमें डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा। तो पर वह जो ऑब्जेक्ट है, वह जो डस्टर है फ्रेंड्स, वो तो सेम डस्टर था और आपने बहुत ध्यान से उसे बिल्कुल घिसने नहीं दिया था। तो उसी इसका मतलब ये है कि अगर मास उसका अगर सेम है लेकिन वेट जो है यह इक्वेटर पे, डस्टर का जो वेट जो होता है इक्वेटर पे और ऑन द पोल इज़ डिफरेंट बट मास इज़ कांस्टेंट एवरीवेयर। आई होप सो फ्रेंड्स मास एंड वेट यह क्वांटिटी आपको अच्छी तरह से आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं यह ब्लू बॉक्स में क्या दिया है फ्रेंड्स। कोलिकली वी यूज वेट फॉर बोथ मास एंड वेट एंड मेजर द वेट इन किलोग्राम्स विच इज़ द यूनिट ऑफ मास। तो यहाँ पर लिखा गया फ्रेंड्स कि जब हम मास और वेट, अभी हमने देखा मास और वेट तो बहुत टोटली अलग है, बट देन ऑल्सो हम दोनों के लिए हम यूजुअली हम अपने डेली लाइफ में हम दोनों के लिए हम वेट वर्ड ही इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। बट साइंटिफिकली आपको पता है कि वेट और मास डिफरेंट है, क्योंकि मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द
ऑब्जेक्ट, ये इसका डेफिनेशन है मास का। और वेट का डेफिनेशन क्या है फ्रेंड्स? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। तो यह जो है, यह दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द वेट। तो आप देख रहे हैं कि यह दोनों जो डेफिनेशन इज टोटली डिफरेंट, दैट इज वाई मास एंड वेट इज टोटली डिफरेंट। पर हम यूजुअली रोज़मर्रा के ज़िंदगी में हम दोनों के लिए वेट ही वर्ड इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका फ्रेंड जो है, आप अगर फ्रेंड को पूछेंगे फ्रेंड व्हाट इज योर मास, ऐसा कोई पूछता है फ्रेंड्स? नहीं। हम अपने फ्रेंड्स को ऐसे पूछते हैं तेरा वेट बता कितना है, तो वेट। बट एक्चुअली में जब वह वे करता है वेइंग मशीन पे, तो उसे 75 kg, अगर उसे वेइंग मशीन अगर उसका 75 kg उसको बता रहा है, तो वही चीज़ हमें बताता है अरे भाई मेरा वेट तो 75 kg है। देन व्हाट डज दिस मीन एक्चुअली? क्या 75 kg उसका वेट है? नो फ्रेंड्स, दैट इज़ द मास। क्योंकि हमने देखा कि मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम। तो राजू का मास तो 75 kg है, पर फिर भी हमने उस गलत तरीके से हमने उसे पूछा व्हाट इज़ योर वेट। तो फ्रेंड देन वेट उसका क्या होगा? तो यस, यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है F इज इक्वल टू mg, दिस विल गिव यू द वेट। जो यहाँ पर दिया गया है W इज इक्वल टू F इज इक्वल टू mg, बस इसमें आप वैल्यूज पुट करो और उसका कैलकुलेशन करो, यू विल गेट द आंसर। तो आपका फ्रेंड राजीव जो था, ही वॉज हैविंग द मास 75 kg, पर आपने गलती से उसे वेट समझा था। बट साइंटिफिकली वेट उसका अब होगा जब आप कोई भी मास को मल्टीप्लाई बाय 9.8 करेंगे, बिकॉज जी का वैल्यू हम अप्रॉक्सीमेटली हमेशा 9.8 लेंगे। तो 75 इंटू 9.8 इज 735 न्यूटन। तो अब जाके आपके राजीव फ्रेंड, आपका जो फ्रेंड राजीव था, उसका मास हो गया 75 kg और उसका वेट हो गया 735 न्यूटन। तो यस फ्रेंड्स, वेट हम हमेशा न्यूटन में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया है SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन और मास जो है SI यूनिट ऑफ मास इज kg, SI यूनिट ऑफ मास इज kg फ्रेंड्स। तो समझ में आई बात आपको? ओके, द आवर वेइंग मशीन्स टेल्स अस द मास, यही मैंने आपको अभी समझाने की कोशिश की। और जो टू स्केल बैलेंस इन द शॉप कंपेयर टू द टू वेट्स दैट इज टू मासेस। तो वेइंग मशीन जो शॉप में होता है, तबकड़ी जिसे कहते हैं, तराजू जिसे कहते हैं, वो दो वेट को नहीं बल्कि दो मास को मेजर करता है। वेट वह नहीं होता है फ्रेंड्स। वेट को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो मास आया, जो आपने 1 किलो टमाटर लाया सपोज, तो दैट 1 किलो इंटू 9.8, दैट विल बी 9.8 न्यूटन। अगर आपने 1 किलो टमाटर लाया, इसका मतलब आपका जो टमाटर जो है उसका वेट कितना होगा? मास आपका 1 किलो इंटू 9.8, तो 1 इंटू 9.8। अगर आपने 2 किलो लाया होता तो 2 इंटू 9.8, दैट इज इक्वल टू 9.8 का डबल, उतना न्यूटन आपका आंसर होगा फ्रेंड्स। सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्रेविटेशनल वेव्स। आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में तो अभी बहुत पढ़ लिया, अभी ग्रेविटेशनल वेव्स। यस, ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे होता है उसी में, जैसे पानी तो आपने देख लिया, जैसे कहीं तालाब में पानी स्टिल है, मतलब वाटर मूव नहीं हो रहा है, तो आपने उसमें एक पत्थर फेंक दिया, तो जैसे ही आपने पानी में पत्थर फेंक दिया तो उसमें तरंगे उत्पन्न होती है, निर्माण होती है फ्रेंड्स। तो वो जो तरंगे होता है उसे हम वेव्स कहते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स हमने उसके बारे में पढ़ा है। जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स होता है फ्रेंड्स, उसी तरह से ग्रेविटेशनल वेव होती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि वेव्स आर क्रिएटेड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर व्हेन वी ड्रॉप अ स्टोन ऑन टू इट। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। तो सिमिलरली उसी तरह से यू मस्ट बी हैव सीन द वेव जनरेटिंग ऑन अ स्ट्रिंग व्हेन बोथ इट एंड्स आर हेल्ड इन हैंड एंड इट्स शेकन। जब आप दोनों हाथ में फ्रेंड्स एक स्ट्रिंग लेते हो और फिर जब आप उसको खींच के छोड़ते हो तो उसमें एक तरंगे महसूस होती है, जैसे ऐसे जिगजैग तरंगे महसूस होती है फ्रेंड्स।
So that is light is also type of electromagnetic wave. ये फ्रेंड ये आपके फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है कि light is a type of electromagnetic wave. So now moving on to next line, that is gamma rays, X rays, ultraviolet rays, infrareds, microwave and radio waves are all different types of electromagnetic waves. तो यहाँ पर हमने देखा कि लाइट जो है, लाइट एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है. सिमिलरली और एग्जांपल्स अगर हम देखेंगे तो गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, इंफ्रारेड रेस, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स, ये सारे जो है अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जांपल्स है फ्रेंड्स. So now moving on to next line, that is astronomical objects emit these waves and we see them using instruments. तो astronomical objects जो होते हैं फ्रेंड, that is in the universe. तो these objects जो है, ये जो objects होते हैं फ्रेंड्स, it continuously emit these waves. तो वह जो ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे मेट्योर्स होते हैं, जैसे और भी बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जो आसमान में होते हैं इन द स्पेस, तो वह जो है इट गिव्स आउट सम काइंड ऑफ वेव्स. और ये जो वेव्स होते हैं फ्रेंड्स, वी रिसीव एंड वी मेजर यूजिंग आवर इंस्ट्रूमेंट्स. हमने इंस्ट्रूमेंट्स बनाई है, वी हैव मेड सम इंस्ट्रूमेंट एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट्स वी मेजर दिस काइंड ऑफ वेव्स विच आर कमिंग फ्रॉम द एस्ट्रोनॉमिकल objects, because these astronomical objects emit these kind of waves. So now all our knowledge about the universe has been obtained through these waves. तो जो भी हमें जानकारी मिली है, the knowledge we got up till now about the universe, that has been obtained through these waves. ये waves की वजह से हमें नॉलेज इतनी मिली है क्योंकि हमने इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे ईजाद किए हैं कि वेव्स को हम स्टडी कर सकें, और बिकॉज ऑफ दिस वेव्स हमने यूनिवर्स की बहुत सारी जानकारी हासिल की है फ्रेंड्स. सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ. ग्रेविटेशनल वेव्स आर वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स. दे हैव बीन कॉल्ड वेव्स ऑन द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम. तो ये जो ग्रेविटेशनल वेव जो होता है फ्रेंड्स, दे आर वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स. ये अलग टाइप के वेव्स होते हैं और इसे जो है आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया था फ्रेंड्स. आइंस्टाइन प्रेडिक्टेड देयर एग्जिस्टेंस इन 1916. तो 1916 में आइंस्टाइन ने उसे प्रेडिक्ट किया था. प्रेडिक्ट करना मतलब पूर्व अनुमान लगाना कि ऐसे एग्जिस्ट होता होगा, ऐसा है पर अभी मैं नहीं बता सकता, ऐसा है. तो दैट इज़ कॉल्ड एज प्रेडिक्शन फ्रेंड्स. जैसे आप कह सकते हो कि कल बारिश होगी, तो वैसे उसे हम प्रेडिक्शन कहेंगे. तो दीज वेव्स आर वेरी वीक. तो रिमेंबर, जो ग्रेविटेशनल वेव्स जो होती है फ्रेंड्स, दे आर वेरी वेरी वीक एंड इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट देम. तो बहुत वीक होने की वजह से हम डिटेक्ट नहीं कर पाते. जैसे कि मैंने आपको बहुत टाइम पहले कहा था कि हम धरती पे चलते हैं फ्रेंड्स, तो हम हमारा पैर उठाकर हम आगे की तरफ एक कदम रखते हैं, तो हमें तो कोई ऐसा फोर्स महसूस नहीं होता कि हमारा पैर नीचे की तरफ कोई खींच रहा हो. क्योंकि इसलिए महसूस नहीं होता क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है फ्रेंड्स, हमारे मस्कुलर फोर्स के हिसाब से बहुत ही वीक होता है. पर वही अगर हम बिल्डिंग के सीढ़ियाँ जब चढ़ते हैं, तो जैसे 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 हम ऊपर जाते हैं, तो वी फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि हमारे मसल्स को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो हियर मैं कह रहा हूँ कि यह जो ग्रेविटेशनल वेव्स जो होता है, दे आर वेरी वीक and that is why it is very difficult to detect them. Now scientists have constructed extremely sensitive instruments. तो अभी बहुत वीक होगा तो बहुत ही sensitive instruments बनाने पड़ेंगे. Why? To detect the gravitational waves emitted by the astronomical sources. तो यहाँ पर हमने ऊपर देखा है कि astronomical objects जो होते हैं वही जो gravitational waves emit करते हैं. So now उसके लिए वो मेजर करने के लिए व्हाट साइंटिस्ट हैव डेवलप एक्सट्रीमली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स. ओके फ्रेंड्स, तो नाउ अमॉन्ग दिस, अभी कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिन्होंने उन्होंने बनाया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख रहे हैं LIGO is the
LIGO का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? लेज़र इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। तो फ्रेंड्स यह जो है ये आपको 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है, गिव द फुल फॉर्म ऑफ LIGO। एंड दिस इज द इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड टू detect the gravitational waves emitted by the astronomical objects friends। तो एग्जैक्टली आफ्टर 100 years ऑफ देयर प्रेडिक्शन, अभी देखो उन्होंने तो बहुत साल पहले प्रेडिक्ट किया था कि ऐसे टाइप्स के ग्रेविटेशनल वेव्स है और जिसके वजह से हम यूनिवर्स के बारे में नॉलेज ले सकते हैं, तो उन्होंने ऐसा बताया था। और जब साइंटिस्ट लोगों ने ये LIGO लेज़र इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी का जैसे ही आविष्कार किया फ्रेंड्स, 100 साल बाद उन्हें पता चला कि साइंटिस्ट डिटेक्टेड दीज वेव्स कमिंग फ्रॉम द एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेस। तो साइंसदान ने जो 100 साल पहले 1916 में जो बताया था, वो 100 साल बाद जाके हम देख रहे हैं कि ऐसे वेव जो है वो वाकई में एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्या करती है, एमिट करती है, एंड दैट इज द ग्रेविटेशनल वेव्स। तो इंडियन साइंटिस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन दिस डिस्कवरी। तो इंडियन साइंटिस्ट ने भी बहुत मेहनत की, एंड दिस डिस्कवरी हैज़ ओपनड ए न्यू पार्ट टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स। यस फ्रेंड्स, तो ये जो डिस्कवरी है इट हैज़ लेड टू अ न्यू पार्ट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स फ्रेंड्स। आवर न्यू टॉपिक इज़ फ्री फॉल। सो फ्री फॉल में हम देखेंगे कि वी नो दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ एक्ट्स ऑन ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट। तो ये तो हमें पता है कि 2 ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है, इवन दो ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट जो होता है फ्रेंड्स, उसके ऊपर अर्थ क्या करती है, इट एक्सर्ट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज कॉल्ड एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके, सो व्हेन वी आर होल्डिंग द स्टोन इन आवर हैंड फ्रेंड्स, जब हम हाथ पे अगर हाथ में अगर एक पत्थर पकड़े रहते हैं, तो आपको क्या लगता है फ्रेंड कि स्टोन वॉज एक्सपीरियंसिंग दिस फोर्स। तो ये आप अपना जो फोर्स जो है वो स्टोन के ऊपर बनाए रखते हैं। अभी आप पूछेंगे सर हाउ, क्योंकि आप उस स्टोन को पकड़े रहते हैं इसलिए वह स्टोन नीचे की तरफ जा नहीं सकता। पर आपको क्या लगता है कि स्टोन नीचे की तरफ जा नहीं रहा है? यस फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि अगर एक बुक, इफ़ वी कीप द बुक ऑन द प्लाई और टेबल, सो दैट बुक इज ट्राइंग टू गो टूवर्ड्स द ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, या धरती पे गिरने की कोशिश करता है, बट इट कैन नॉट मूव बिकॉज ऑफ द प्लाई बीच में आ रहा है ना फ्रेंड्स। तो प्लाई क्या कर रहा है, उसे ऊपर की तरफ पकड़े रखता है, और बुक क्या कर रहा है, अपना वजन वो प्लाई के ऊपर अप्लाई करता है, पर प्लाई बेंड नहीं होता है। इसके वजह से वी सी दैट द बुक इज देयर एज इट इज़ नॉट मूविंग। तो उसी तरह से आप अपने हाथ में अगर एक स्टोन को पकड़ते हो तो आप क्या देखते हो कि वह स्टोन जो है आपके हाथों के ऊपर फोर्स बनाए रख रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, और आप उसे ऊपर पकड़े रहने की कोशिश करते हो, तो आप उस स्टोन के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, दैट इज़ मस्कुलर फोर्स, और स्टोन जो है वो अपने हाथ की वजह से वहीं पर है पर फ्रेंड्स, पर it is also moving towards the center of the earth, but that force, that is force of gravity or gravitational force which is towards the center of the earth। तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, बट तो ये बैलेंस होने की वजह से आप क्या कर पा रहे हो फ्रेंड्स कि आप उस ऑब्जेक्ट को पकड़े रखे हो, जो आप ऊपर की तरफ उसे पकड़े रखते हो, और जो स्टोन जो है वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो इन दैट केस वी सी दैट अगर आपका मूवमेंट बिल्कुल ना हो तो देन वी सी दैट इट इज़ द बैलेंस फोर्स, इट वॉज बैलेंस्ड बाय यू फ्रेंड्स। ये आपने बैलेंस किया है क्योंकि आपका हाथ ना नीचे गया ना ऊपर गया, दैट इज़ वाई। और वह जो फोर्स जो है दे आर एक्टिंग इन
ऑपोजिट डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि पत्थर जो है नीचे जाने की कोशिश कर रहा है और अपने हाथों से उसे आप ऊपर उठाए रखने की कोशिश करते हो। तो ये आप देख रहे हैं कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो एज अ रिजल्ट उसका रिजल्ट क्या होगा? द स्टोन विल रिमेन एट रेस्ट। यही बात मैंने अभी कही। तो वंस वी रिलीज द स्टोन फ्रॉम आवर हैंड्स, तो जैसे आपने अगर स्टोन को रिलीज कर दिया, द ओनली फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द is the gravitational force of the earth and the stone falls downward towards its influence friends। तो जिस तरह से आप जो है आप अपनी मुट्ठी खोल देते हो, तो आपकी मुट्ठी जो है फ्रेंड्स इस तरह से, तो आप अपनी मुट्ठी खोल देते हो, तो खुलने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, वह जो पत्थर जो है वो नीचे गिरने की कोशिश करेगा और उस पर कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। और उस वजह से दैट स्टोन विल फॉल डाउन टुवर्ड्स इट्स इन्फ्लुएंस, अंडर इट्स इन्फ्लुएंस। Moving to next line, whenever an object moves under the influence of the force of gravity alone, it is said to be falling freely। तो फ्रेंड्स अगर हम ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट हम नीचे की तरफ छोड़ देते हैं, तो वह ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाता है, तो दैट ऑब्जेक्ट जो है उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है फ्रेंड्स, एंड दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी फॉलिंग फ्रीली। वो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रीली फॉल करता है। पर फ्रेंड्स आपको वाकई में लगता है तो आप टेरेस पे जाइए और टेरेस पे आप एक स्टोन उठाइए और आप एक झाड़ का पत्ता उठाइए सूखा हुआ, तो आप दोनों को रिलीज़ कर दीजिए, तो आप देखो दोनों भी फ्रीली फॉल हो रहा है। पर फ्रेंड्स आपको नहीं लगता कि दोनों के ऊपर एक और एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है? यस, दैट इज़ द एक्सटर्नल फोर्स ऑफ एयर। जो हवा जो है फ्रेंड्स, हवा की वजह से पत्ती जो है वो सीधे नीचे गिरने के बजाय यहाँ वहाँ होते हुए ज़मीन पर गिरती है, बट पत्थर जो है फ्रेंड्स वो सीधा नीचे गिरता है, पर उस पर भी हवा का प्रभाव होता है, बट वी कैन नॉट सी। तो यहाँ पर तो उन्होंने कहा है कि when the object moves under the influence of force of gravity alone, तो मतलब क्या कि अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही हो पर हवा ना हो, तो हवा हम निकाल देंगे। तो अभी हवा हम तो ऐसे तो नहीं निकाल सकते। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप YouTube पे अगर आप सर्च करोगे तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक बड़ा चैम्बर बनाया गया था जिसमें से हवा निकाल दी गई और एक फेदर और एक 1 kg मास का आयरन बॉल जो है दोनों को एक ही साथ छोड़ा गया फ्रेंड्स, और दोनों धरती पर एक ही साथ पहुँचे। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ओनली इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इसलिए हम कहेंगे फ्रेंड्स इट इज़ फॉलिंग फ्रीली। सो नाउ नेक्स्ट लाइन इज दैट दस द रिलीज स्टोन इज इन फ्री फॉल। तो इन फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0। तो इन फ्री फॉल, यस फ्रेंड्स, तो अभी आपने देखा कि फ्री फॉल में जो है हम ऑब्जेक्ट टेरेस से धरती पे छोड़ेंगे, तो इन दैट केस इनिशियल वेलोसिटी, यह जो मैं स्टोन को पकड़े रखता हूँ, ये जो स्टोन है, सपोज़ ये जो पेन है मैं पकड़े रखा हूँ, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है फ्रेंड्स? इसका ये शुरुआत का इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ तो ये तो स्टॉप हो गया है, ये तो ऑलरेडी स्टॉप है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है फ्रेंड्स? 0। इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है फ्रेंड्स? 0। तो जब मैं इसे छोड़ूंगा तब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है फ्रेंड्स? 0। जब मैं छोड़ूंगा तब जाके नीचे ये ज़ोर से नीचे गिरेगी फ्रेंड्स। सो इन दैट केस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द object is 0 and it goes on increasing due to acceleration due to gravity on the earth। और ऑब्जेक्ट जब धरती के ऊपर नीचे गिरेगा तो फ्रेंड्स वो उसकी स्पीड जो है बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा फ्रेंड्स। तो ड्यूरिंग फ्री फॉल, अब हम देखेंगे फ्री फॉल के केस में मैंने कहा था कि आपको एयर का एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बनेगा उस ऑब्जेक्ट पर, और दैट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू द एयर, और इस वजह से मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है एंड द बॉइंट फोर्स एक्ट्स अलोंग ऑन द ऑब्जेक्ट।
पत्तों के केस में हम ध्यान से देख सकते हैं कि वो पत्ता जो है लहराते हुए नीचे की तरफ जाता है, मतलब कि हवा जो है उसे नीचे की तरफ से ऊपर उठाए रखती है। दैट फोर्स इज कॉल्ड एज बॉयंट फोर्स फ्रेंड्स। जैसे एक नाव होती है फ्रेंड्स, नाव जहाज जिसे हम कहते हैं, पानी के शिप जो होती है पानी में जो होती है, तो फ्रेंड्स हमें पता है कि उसके ऊपर भी एक तरह का फोर्स एक्ट होता है। पानी जो है नीचे से ऊपर की तरफ बोट की तरफ फोर्स एक्ट करती है, इस वजह से पानी में जो नाव जो है फ्रेंड्स वो तैरती है। तो दैट फोर्स विच एक्ट्स ऑन द शिप इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट फोर्स इज कॉल्ड द बॉयंट फोर्स फ्रेंड्स। यहाँ पर जो ऊपर की तरफ जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज द बॉयंट फोर्स। एंड इट ऑल्सो एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पे एक्ट होगा फ्रेंड्स। तो 10 ट्रू फ्री फॉल इज़ पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एक्सपेरिमेंट कहा था, यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर बारे में, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने एक बड़ा चैम्बर बनाया था और उसमें से हवा निकाल दी थी। तो इन दैट केस हवा निकाल दी गई, इसका मतलब क्या हुआ कि वह वहाँ पर वैक्यूम है। उसी केस में हम देखेंगे ट्रू फ्री फॉल हम महसूस कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो हियर फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहा है, इन दैट केस द वेलोसिटी ऑन रीचिंग द अर्थ एंड द टाइम टेकन बाय इट and the time taken for it can be calculated by using Newton's equation of motion। तो वेलोसिटी जो है धरती पर पहुंचते ही जो वेलोसिटी होगा, और एक वक्त लगेगा, टेरेस पे से आपने एक पत्थर को ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ दिया, तो उसका मैंने आपको बताया कि इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या है फ्रेंड्स, 0 है, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को शुरुआती तौर पर उसे हम पकड़ के रखे, वी आर होल्डिंग दैट ऑब्जेक्ट। तो इस वजह से इनिशियल वेलोसिटी जो शुरुआत की जो वेलोसिटी है वो तो हिल ही नहीं रही है, ऑब्जेक्ट तो नीचे जा ही नहीं रहा है। इन दैट केस वी से दैट u इज इक्वल टू 0। और जो उसके ऊपर जो उसमें जो मोशन जो आने वाला है, उसमें जो वेलोसिटी जो डेवलप होगी और उसमें से जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा दैट इज़ नथिंग बट ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम a को रिप्लेस करेंगे फ्रेंड्स g से। तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि तब हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो है न्यूटन ने जो दिए थे 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस के जगह पे हम तभी लिख पाएंगे v इज इक्वल टू जी टी, एक्स इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs फ्रेंड्स। तो अब हम देखेंगे बोर्ड पर ये किस तरह से डिराइव हुआ फ्रेंड्स। तो पहले हम लिखेंगे न्यूटन्स के 3 इक्वेशंस विच इज़ इन मोशन, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रेंड्स। So Newton's equation of motion, that is v is equal to u plus at, ये first Newton's equation of motion, second s is equal to ut plus half at square, and the third one is v square is equal to u square plus 2as। So मैंने आपको कहा फ्रेंड्स कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये आप टेरेस पे खड़े रह के इसे आप फेंकने वाले हैं, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है u इज इक्वल टू 0 हो गया, और जैसे ही ये धरती पर गिरेगा तो इसको आप टाइम लगेगा, मे बी सपोज 10 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड। तो t को हम t रखेंगे, और इस पे ये जो ऑब्जेक्ट पे जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट कर रहा है, दैट फोर्स जो एक्ट कर रहा है दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, दैट इज g। तो यहाँ पर u जो है फ्रेंड्स 0 है, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, और धरती पे जैसे आएगा उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा फ्रेंड्स। एट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वेलोसिटी जो होगी दैट विल बी द मैक्सिमम, बट ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ था, दैट इज बिकॉज ऑफ द g, दैट इज द ग्रेविटेशनल पुल एंड दैट इज g। सो यहाँ पर आप u इज इक्वल टू अगर आप 0 डालेंगे फ्रेंड्स, तो वी गेट द इक्वेशंस ड्यूरिंग फ्री फॉल। तो फ्री फॉल के केस में फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो आपकी ये इक्वेशन जो है फर्स्ट क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 0 प्लस at, दैट इज 80,
that is v is equal to 80। अभी a के जगह पे भी हम gt डालने वाले हैं फ्रेंड्स, तो a के जगह पे हम डालेंगे तो इट विल बी gt, बिकॉज यहाँ पर तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तो a के जगह पे g आ जाएगा। दैट व्हाट इज g फ्रेंड्स? g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर हम सेकंड इक्वेशन में देखेंगे तो व्हाट इज s? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो अभी आप देखेंगे u के जगह पे हम डालेंगे 0 फ्रेंड्स, तो अगर आप 0 ले ले, u 0 है, 0 इंटू टी दैट विल बी 0, और a के जगह पे आप क्या ले लेंगे? g। सो नाउ व्हाट विल बी द इक्वेशन अंडर फ्री फॉल? s इज इक्वल टू 0 इंटू टी इज 0 प्लस ये पूरा हट गया फ्रेंड्स, तो हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ जी टी स्क्वायर। एंड द थर्ड वन इफ वी सी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as फ्रेंड्स, तो u इज 0, तो हमने अगर u की जगह पे हमने 0 डाला, 0 का स्क्वायर वापस से 0 होगा फ्रेंड्स, प्लस 2as, तो अभी a के जगह पे हम क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज g। सो व्हाट विल बी आवर इक्वेशन? v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हट जाएगा 2gs, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है अंडर फ्री फॉल, ये सेकेंड इक्वेशन, और ये आपका थर्ड इक्वेशन अंडर फ्री फॉल। So friends, these are the same 3 equations which were solved on the board, which were obtained on the board friends. So we have to remember under free fall में u 0 होता है friends, and we are going to take instead of a g, then the 3 equations will be v is equal to gt, s is equal to half gt, s is equal to half gt square, and v square is equal to 2gs. Now here friends, what is written here? For calculating the motion of the object thrown upward, acceleration is taken to be negative. आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ जो है ये ऊपर की तरफ, अगर ये चीज़ जा रही है फ्रेंड्स, ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये चीज़ जो है नीचे से उछल कर अगर ये ऊपर गई, तो आप देख रहे हैं कि ये धरती के ऑपोजिट साइड में, धरती का फोर्स नीचे की तरफ है, और ऑब्जेक्ट जा रही है ऊपर, तो दैट इज़ वाई इट इज़ गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। धरती तो उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रही है, पर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दैट इज़ वाई एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी नेगेटिव। ये नेगेटिव होता है फ्रेंड्स, दैट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन टू द वेलोसिटी एंड इज टेकन टू बी माइनस जी लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जाता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है फ्रेंड्स, राइट? इतना तो आपको समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी हम तबीयत से एक पत्थर को उछालते आसमान की तरफ, तो इट मीन्स दैट वी आर अप्लाइंग अ वेलोसिटी, वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट, तब जाके वो ऑब्जेक्ट वो आसमान में ऊपर की तरफ जाएगा। पर वह जब ऊपर जाएगा it will be acting opposite to the gravitational force, that is where we are going to take g is equal to, g के जगह पे हम फॉर्मूला में माइनस जी लेंगे फ्रेंड्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ g इज सेम बट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस बिकॉज इट इज़ नेगेटिव एक्सलरेशन। तो अगर g भले पॉजिटिव हो फ्रेंड्स या नेगेटिव हो फ्रेंड्स, g का वैल्यू तो 9.8 होता है अप्रॉक्सीमेटली, जब हम एवरेजली लेते हैं तो 9.8 आता है, तो बट माइनस जी लेने का मतलब क्या हुआ कि उसकी वेलोसिटी घट रही है और उसके वजह से उसका एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। दिस नेगेटिव एक्सेलरेशन मीन्स रिटार्डेशन फ्रेंड्स। रिटार्डेशन मतलब कि वो इसका एक्सेलरेशन जो है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कम हो रहा है, सो दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड एज नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, और एल्स वी कैन ऑल्सो से इट एज डी एक्सेलरेशन। तो 3 वर्ड्स है फ्रेंड्स नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए। फर्स्ट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, सेकंड इज रिटार्डेशन, थर्ड इज डी एक्सेलरेशन। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ द मून, यहाँ पर देख रहे हैं कि द मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। तो कल मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया था फ्रेंड्स कि अर्थ जो है और मून जो है दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ की वजह से जो मून जो होती है वो अर्थ के अराउंड घूमती रहती है, और यह जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये मून पर हमेशा एक्ट करता है जिस तरह से वह अदर सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स पे भी उसी तरह से
एक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, तो दस दे आर इन फ्री फॉल, क्योंकि फ्रेंड्स आप एक सम किलोमीटर्स के बाद में आप देखते हो कि धरती के ऊपर जो है कुछ ही किलोमीटर तक हवा होती है, उसके बाद में आप ऊपर की तरफ जाओगे तो देयर इज़ नो एयर, तो वहाँ पर देयर इज़ अ वैक्यूम। तो इन दैट केस यहाँ पर उन्होंने बताया है कि मून और आर्टिफिशियल सैटेलाइट के केस में बहुत दूर होते हैं, मून जो होता है अराउंड 382 किलोमीटर के आसपास इतना दूर होता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कल हमने देखा 35,400 किलोमीटर अर्थ से दूर होता है। तो देयर इज़ नो एयर, तो इस वजह से अगर वह धरती के ऊपर गिरेंगे तो दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर फ्री फॉल फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया? ओके, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर एक 1 किलो का अगर एक आप आयरन बॉल लेंगे और एक अगर एक झाड़ का सूखा हुआ पत्ता लेंगे, अगर आप टेरेस ऊपर अगर फेंकेंगे तो आप देख पा रहे हो कि जो पत्थर जो 1 kg का जो बॉल है वो ज़मीन पर जल्दी गिरता है, और जो पत्ता जो है लहराते हुए वो थोड़ी देर के बाद ज़मीन पर गिरता है। पर गैलीलियो ने बहुत साल पहले 1590 में उन्होंने कहा था कि दोनों एक ही वक्त ज़मीन पर गिरेंगे फ्रेंड्स। सो दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू टू लुक द फॉर द एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी ऑन द यूट्यूब। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया है, हवा निकाल दी, चैम्बर, एक बड़ी चैम्बर लिया गया, चैम्बर में से हवा निकाल दिया गया, और तब हम देख रहे हैं कि भले वो बॉल 1 किलो का हो, आयरन बॉल हो, कि वज़नदार हो, लेकिन एक फेदर के मुकाबले, एक सूखा हुआ पेड़ के पत्ते के मुकाबले वो कितना भी ज़्यादा वज़नदार हो, लेकिन दोनों भी जब हवा निकाल दी जाती है चैम्बर से, तो बिकॉज ऑफ द ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ ऑफ देम, दोनों भी चीज़ें जो है वो दोनों एक साथ ज़मीन पर गिरती है फ्रेंड्स। तो यही सब ये पैराग्राफ के बारे में लिखा है फ्रेंड्स। तो ये मैंने आपको शॉर्टकट में एक्सप्लेन किया है, जो गैलीलियो ने बहुत साल पहले 1590 में बताया था, वही एक्सपेरिमेंट हम लोग अभी यूट्यूब में देख सकते हैं। और दोनों ऑब्जेक्ट एक ही वक्त ऊपर से छोड़ा गया और ज़मीन पर पहुंचते समय भी वो दोनों का वक्त नोट किया गया, दोनों भी एक ही वक्त ज़मीन पे टच किया गया फ्रेंड्स।